नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम 3 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात आएंगे। वहीं दूसरी ओर दोषियों की रिहाई के रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करके सौंपे सरकार। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, तो अगली ओर चर्चा करेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मनपा आयुक्त सड़क पर उतरे, लोगों से की स्वच्छता की अपील। वहीं दूसरी ओर भरूच के केलोद से समीप ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे कि मैच देखने आने वाले मेहमानों के लिए कैंपर वैन की सुविधा, महंगे होटल किराए से मिलेगी छुटकारा। वहीं दूसरी ओर चर्चा होगी कि अहमदाबाद का एक युवक 6 साल से नवरात्रि के लिए अलग अलग थीम पर आकर्षक पगड़ियां आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम 3 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात पहुंचेंगे। भारत पाकिस्तान मैच और नवरात्रि के उत्सव के खुमार में डूबे गुजरात में वह अलग अलग कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच भी देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को गुजरात पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिनों तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इनमें आईसीसी वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच के साथ कुलदेवी के दर्शन और गरबा आयोजनों में जाने के कार्यक्रम शामिल है। विश्व कप के महामुकाबले के दोनों टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। गृह मंत्री पूर्व में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक रह चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। अहमदाबाद की धरती पर पाकिस्तान की टीम 11 साल के बाद पहुंची। ऐसे में स्थानीय दर्शकों में इस मुकाबले को काफी ज्यादा जोश है। मैच से पहले एक कल्चर इवेंट रखा गया है। इसमें मशहूर गायक अरिजीत सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंचे और फिर अगले 2 दिन गुजरात में रहेंगे। अमित शाह 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान मैच देखेंगे। मैच से पहले वह अहमदाबाद और गांधीनगर के कार्यक्रमों में भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे गांधीनगर स्थित अपने गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जाएंगे। भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और रजनीकांत स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके अलावा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में रहकर यह मैच देखेंगे। मैच से पहले आतिशबाजी या लेजर शो की तैयारी हो गई है। अहमदाबाद की जमीन पर पाकिस्तान की टीम 11 साल बाद खेलेगी। इससे पहले टीम यहां पर एक वनडे और T20 मैच खेलने पहुंची थी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत मैच को जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी राह आसान करना चाहेगा। वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अब तक पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं हारा है, जबकि वह इस पड़ोसी देश को 7 बार हरा चुकी है। इस बार भारत का लक्ष्य 8वीं जीत हासिल करना होगा। भारत ने अपने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की है। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में भी टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शुभमन गिल के भी खेलने की चर्चा है। इस मैच को देखने के लिए कई और बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के दोषियों को समय पूर्व रिहा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले कहा कि सरकार ट्रांसलेशन करके रिहाई के रिकॉर्ड को उपलब्ध कराए। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करते हुए उन्हें 2022 में रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार के दोषियों की जल्द रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक दोषियों की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को ट्रांसलेशन के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस देवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवैया की पीठ ने काफी दिनों से इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार ने इस दोषियों को 2022 में 15 अगस्त के दिन रिहा किया था। रिहाई के बाद फूल मालाओं से स्वागत किए जाने पर मामले ने तूल पकड़ लिया था।
दोषियों ने जेल में 15 साल की सजा काटी थी। सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई पर फैसला सुरक्षित होने से पहले वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने जवाबी तर्क में कहा कि मामले में शीर्ष अदालत का फैसला संविधान की अंतरात्मा को प्रतिबिंबित करेगा। इंदिरा जयसिंह ने दोहराया कि छूट के आदेश कानून की दृष्टि से खराब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष रिहाई के लिए आवेदन का निर्धारण करने में शीर्ष अदालत द्वारा बताए गए सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के खिलाफ किया गया अपराध प्रेरित था और देश की अंतरात्मा शीर्ष अदालत के फैसले में प्रतिबिंबित होगी। पिछली सुनवाई में उन्होंने दलील दी थी कि 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध था। अपनी जवाबी दलीलों में वकील वृंदा ग्रोवर ने जुर्माने का भुगतान न करने के बावजूद गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की रिहाई पर सवाल उठाए, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता या जुर्माना अदा न करने पर सजा नहीं भुगत ली जाती, तब तक दोषी छूट पर बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों को अवैध समय पूर्व रिहाई दी गई है। अंतिम सुनवाई शुरू होने के बाद दोषियों ने मुंबई में ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विवाद को कम करने के लिए उन पर लगाया गया जुर्माना जमा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर उनके आवेदन के नतीजे की प्रतीक्षा किए बिना जुर्माना जमा करने पर सवाल उठाया था। अदालत ने दोषियों से पूछा था कि आप अनुमति मांगते हैं और फिर अनुमति प्राप्त किए बिना जमा कर देते हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि दोषियों ने उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया है और जुर्माना भरने से सजा माफी का आदेश अवैध हो जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने और सफाई अभियान को और अधिक सघन बनाने के कार्यक्रम को सरकार ने 2 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इस कार्यक्रम के तहत सूरत के कई इलाकों में सफाई अभियान और अधिक सघन हो रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरी है। उन्होंने नगर पालिका के उधना जोन के विजयनगर में अपने दौरे के दौरान दुकानदारों से बातचीत की, बुजुर्गों से चर्चा कर स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छ सूरत बनाने के लिए समर्थन मांगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जहां सूरत मनपा क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, वहीं गुरुवार को मनपा के उधना जोन क्षेत्र के विजयनगर में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान के दौरान मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल सड़क पर उतरकर लोगों से बातचीत करती दिखी। इस क्षेत्र में दुकान के आसपास कचरा नहीं फैलाने के लिए जागरूक किया गया। दुकानदारों को दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी साफ सफाई करने को कहा गया। सभी दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थानीय सोसाइटियों के पास बैठे बुजुर्गों से भी खुलकर बातचीत की और स्वच्छ सूरत के निर्माण में भागीदारी की अपील की। उधना जोन के साथ साथ वराछा बीज क्षेत्र में दरा गांव के पास सड़क मरम्मत और सड़क डिवाइडर रंगाई का काम हुआ, जबकि मध्य जोन में सैदरपुरा बाजार के पास एकीकृत सफाई और सड़क मरम्मत, दक्षिण पश्चिम जोन में सिटी लाइट बाजार में भी रंगाई पुताई का काम किया गया। भरूच के केलोद के समीप ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसमें 4 युवक की मौत हो गई। सभी युवक नौकरी से वापस घर लौट रहे थे। सभी मृतक आमोद के सूड़ी गांव के एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। मृतकों में सूड़ी गांव के कोलीफलिया निवासी मुस्तकीम दीवान, साकिर यूसुफ पटेल, ओसामा रहमान पटेल और मोहम्मद मकसूद पटेल के नाम शामिल है। भरूच के केलोद गांव के समीप मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। आमोद तहसील के सूड़ी गांव के कोलीफलिया निवासी सभी युवक हमेशा की तरह भरूच के रवि रत्न मोटार शोरूम में नौकरी करने गए थे। गुरुवार देर शाम सभी युवक एक साथ कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। इस दौरान केलोद गांव के भूकी के समीप गलत दिशा से आ रहे हाईवा ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सूड़ी गांव में कोलाहल मच गया। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। राहगीरों ने कार में फंसे युवकों के शव निकाले। पुलिस सूत्रों के अनुसार ट्रक चालक जम्बूसर से भरूच रोड सिंगल पट्टी रोड होने के बावजूद
ट्रक को गलत दिशा में ले जा रहा था। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। भरूच ग्रामीण पुलिस ने ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज की है। वर्ल्ड कप का भारत पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मैच के कारण अहमदाबाद के ज्यादातर होटल महीनों पहले ही बुक हो चुके हैं। मैच के कारण होटल का किराया भी काफी बढ़ गया है। तभी एक निजी कंपनी ने होटल का किराया बचाने के लिए नई केमिस्ट्री अपनाई है और कैंपर वैन तैयार की है। वर्ल्ड कप का भारत पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मैच के कारण अहमदाबाद के ज्यादातर होटल महीनों पहले ही बुक हो चुके हैं। मैच के कारण होटल का किराया भी काफी बढ़ गया है। तभी एक निजी कंपनी ने होटल का किराया बचाने के लिए नई केमिस्ट्री अपनाई और कैंपर वैन तैयार की है। भारत पाकिस्तान मैच देखने आने वाले मेहमानों के लिए अहमदाबाद में होटल पहले से ही बुक किए जा चुके हैं। इसलिए अब कंपनी ने प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपने ग्राहकों को कैंपर वैन की पेशकश की है, ताकि पर्यटकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न न हो। हाईटेक और सभी जरूरी सुविधाओं से लैस इस कैंपर वैन में अधिकतम 4 लोग बैठ सकते हैं। इस कैंपर वैन में डबल बेड, सोफा, वॉशरूम, टीवी और एसी की सुविधा है। 40 लोगों के बैठने के लिए ऐसी कुल 10 कैंपर वैन तैयार की गई है। अहमदाबाद में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कैंपर वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवरात्रि में जितना महत्व चनिया चोली, केडिया या धोती का होता है, उतना ही महत्व पगड़ी का भी है। अहमदाबाद शहर के अनुज मुदलियार पिछले 6 सालों से बेहद अनोखी और आकर्षक पगड़ियां बना रहे हैं। आइए आपको बताते हैं उस पगड़ियों के बारे में। नवरात्रि में जितना महत्व चनिया चोली, केडिया या धोती का है, उतना ही महत्व पगड़ी का भी है। अहमदाबाद शहर के अनुज मुदलियार पिछले 6 सालों से बेहद अनोखी और आकर्षक पगड़ियां बना रहे हैं। आज नवरात्रि में पगड़ी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग लुक देती है। अनुज पिछले कई सालों से इनोवेटिव थीम पर पगड़ियां बना रहे हैं। पहली है जीएसटी पगड़ी। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी बिल लागू किया गया था। इसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2017 में अनुज ने जीएसटी थीम पर पगड़ी बनाई। खास बात यह है कि इस पगड़ी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज जीएसटी बिल से खरीदी गई। इस पगड़ी को बनाने में सूती कपड़े जैसे मोती आदि का इस्तेमाल किया गया था। पगड़ी की चौड़ाई 10 इंच और गुलदस्ते की ऊंचाई 12 इंच है। इस पगड़ी को बनाने में करीब 13,000 रुपए का खर्च आया था। दूसरी पगड़ी थी विरासत पगड़ी। एडी 2018 में अहमदाबाद शहर को विरासत शहर घोषित किया गया था, जिसकी थीम पर यह पगड़ी बनाई गई थी। इस पगड़ी को बनाने में कॉटन फैब्रिक, जैको पर्ल वर्क, अफगानी पर्ल वर्क, कढ़ाई वर्क आदि का इस्तेमाल किया गया था। इस पगड़ी का गुलदस्ता 12 इंच ऊंचा था और इसका गोल आकार 55 इंच है। इस पगड़ी में अहमदाबाद की कांकरिया झील, लटकती मीनार, हाथी सिंह का डेरा जैसी धरोहर की तस्वीरें लगाई गई थी। इसमें कढ़ाई के काम वाले पहिए और दरवाजे भी लगाए गए थे। इस पगड़ी का वजन 2.50 किलोग्राम है। हेरिटेज पगड़ी बनाने की लागत लगभग 14,500 है। तीसरी पगड़ी थी मोदी पगड़ी। अनुज ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए मोदी पगड़ी बनाई। इस पगड़ी को बनाने के लिए उन्होंने सूती कपड़े का इस्तेमाल किया। इस पर अम्ब्रोदारी क्लास ढेबरिया का काम किया गया। पगड़ी के बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी की कई छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई। इस पगड़ी पर राजस्थानी संस्कृति को भी दर्शाया गया है। पगड़ी की गोलाकार चौड़ाई 60 इंच और गुलदस्ता 51 इंच का है, जबकि उसका वजन 3.50 किलोग्राम है। अनुज ने यह पगड़ी करीब 18,500 रुपए में बनाई थी। उसके बाद की पगड़ी है कोरोना योद्धा पगड़ी। जनवरी 2022 में भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। उस वर्ष कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया गया। इस पगड़ी पर सूती कपड़े पर कढ़ाई का काम किया गया है। पारंपरिक काम के पैच लगाए गए हैं। पगड़ी पर एक सफाई स्वयंसेवक और विभिन्न राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें लगाई गई। इस पगड़ी की चोली 20 इंच और गोल चौड़ाई 50 इंच है। पगड़ी का वजन लगभग 1.50 किलोग्राम है। इस पगड़ी को बनाने में करीब 12,000 रुपए का खर्च आया था।
उसके बाद की पगड़ी थी द रियल हीरो पगड़ी। 2021 में अनुज ने कोरोना काल में काम कर रहे दानवीरों लोगों को ध्यान में रखते हुए एथियम पर पगड़ी बनाई थी। इस पगड़ी पर अस्पताल का पेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर, शुद्ध सोना और प्रधानमंत्री आदि की तस्वीरें लगाई गई। यह पगड़ी मोतियों से जड़ी हुई और इसमें कच्ची पेच वर्क और एम्ब्रॉयडरी का काम है। इस पगड़ी का लटकन 20 इंच का है। 60 इंच गोलाकार इसकी चौड़ाई है। कपास से बनी इस पगड़ी का वजन 3.15 किलोग्राम है। यह पगड़ी 17,000 से लेकर 18,000 रुपए के आसपास बनती है। उसके बाद जो पगड़ी बनी थी वो थी तिरंगा कमल पगड़ी। तिरंगा कमल पगड़ी को साल 2022 में सूती और रेशमी कपड़ों का उपयोग करके बनाया गया था। यह पगड़ी आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर बनाई गई थी। इस पगड़ी में कढ़ाई का काम किया गया था। पगड़ी की सीमा पर ऊन से बना हुआ भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। पगड़ी को और सुंदर बनाने के लिए हीरे और आम के आकार के पेच लगाए गए थे। इस पगड़ी का गुलदस्ता 20 इंच ऊंचा था। उसकी गोलाकार चौड़ाई 55 इंच थी। इस पगड़ी का वजन करीब 2 किलो है, जबकि इसे बनाने में करीब 12,500 रुपए की लागत आई है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।